आज का हमारा टॉपिक है अबेकस। अबेकस एक ऐसा कंप्यूटर था अबेकस एक ऐसा कंप्यूटर था जो गणना कर सकता था। अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। तो एग्ज़ाम में आता है अबेकस का निर्माण कौन से देश ने किया था, तो किसने किया था, याद रखेंगे आप लोग, चीन के वैज्ञानिक ने अबेकस का निर्माण किया था। ये अबेकस होता क्या है देख लेते हैं। एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती हैं। एक आयताकार फ्रेम होता है इस टाइप से, है ना, जिसमें क्या होता है, जैसे पहले श्याम पट आता था बच्चों लोग के लिए, उसमें क्या है, गोली लगी रहती है, राउंड 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 राउंड, इस टाइप से क्या होता है, अबेकस होता है, जिसको ऊपर नीचे करने करके गणना या कैलकुलेशन की जाती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अबेकस में यहाँ पे जो गोली लगी रहती है उसको ऊपर हम नीचे ऐसा ले जाकर हम क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते थे। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग स्लाइडिंग काउंटर और रॉड का उपयोग करके गणना करने के लिए किया जाता है। वास्तव में ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर। तो एग्ज़ाम में ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये हुआ कि अबेकस का निर्माण कौन से देश ने किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा किसने किया था, चीन ने किया था। आप लोग याद रखेंगे किसने किया था, चीन ने अबेकस का आविष्कार किया था। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुनिया का पहला कैलकुलेटर था अबेकस। दुनिया का पहला कैलकुलेटर क्या था, अबेकस था। इसका उपयोग सबसे पहले यूरोप, चीन और रूस ने किया था। किसने किया था, यूरोप, चीन और रूस ने अबेकस का उपयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। अबेकस का पुराना संस्करण एक उथली ट्रे थी जिसमें रेत होती थी। ठीक है, एक उथली, हम जो ट्रे यूज़ करते हैं चाय के लिए, उसी प्रकार से एक ट्रे होती थी उथली वाली, जिसमें रेत होती थी, जहां ज़रूरत पड़ने पर संख्याओं को आसानी से मिटाया जा सकता था। आधुनिक अबेकस लकड़ी या प्लास्टिक से बना हो सकता है। यह एक आयताकार बॉक्स की तरह है। अब ये तो पहले उठ क्या होती थी, उथली ट्रे में बनी होती थी, लेकिन अब बाद में जनरेशन चेंज हुआ तो अभी जैसे अबेकस स्कूलों में यूज़ किया जाता है वो प्लास्टिक का या लकड़ी का बना होता है। ये भी एक आयताकार बॉक्स की तरह था जिसमें मोतियाँ, अब उस टाइम में क्या था, गोली लगी रहती थी, अब क्या कर दी, इसमें मोती से बंधी 9 खड़ी छड़ें होती हैं। तो यहाँ पे जैसे अबेकस हम ऐसा बना देते हैं, उसमें 9 छड़ें होती थी, उसमें गोलियाँ लगी रहती, उसके हिसाब से हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अबेकस, ये देखो आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा है अबेकस। इसमें क्या है, जैसे ये लकड़ी का फ्रेम है, इसी में क्या है, देखो यहाँ पे गोलियाँ लगी हुई है। इस गोली को ऊपर नीचे करके क्या कर दिया जाता है, कैलकुलेशन। यदि आप अबेकस सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अबेकस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना, कि अबेकस में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अभी देखिए आ गया, अबेकस पहला ऐसा कंप्यूटर था जो गणना के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इसी को पहला कैलकुलेटर भी कहा गया। अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व किसने किया था, चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। ठीक है, एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी, जिसको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन किया जाता था। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है पास्कल लाइन। अब यहाँ पे देखिए पास्कल लाइन क्या होता है। फ्रांस के गणितज्ञ, जो फ्रांस के गणितज्ञ था ब्लेक पास्कल, सन ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी। तो पास्कल ने क्या बनाया, पास्कल लाइन बनाया। ठीक है, कौन से सन में, 1642 में क्या बनाया, पास्कल ने पास्कल लाइन, मतलब वो भी एक प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन था। ठीक है, इससे पहले चीन ने क्या बनाया, कैलकुलेटर बनाया, और पास्कल ने क्या बनाया, प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन बनाया। कौन से सन बनाया, 1642 में बनाया। ठीक है, यह केवल जोड़ और घटा सकती थी। ये सिर्फ क्या कर सकता था, जोड़ सकता था, घटा सकता था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। तो पास्कल लाइन मशीन को क्या कहा गया, एडिंग मशीन भी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक डिफरेंस इंजन और
एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन क्या होता है देखते हैं। एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, चार्ल्स बेबेज ने कौन से सन में किया? 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था। किससे चलता था? डिफरेंस इंजन भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था और वो कैलकुलेशन भी कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत अंकी गणितीय गणनाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कर सकती थी। ठीक है, इससे पहले पास्कल ने बनाया। पास्कल का हमने पढ़े, उसमें क्या कर सकता? पास्कल सिर्फ जोड़ना और घटाना करता था, लेकिन डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया, वो क्या कर सकता था? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये सभी कर सकता था। एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना गया। अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर कहा गया। तो यहाँ पे आ सकते हैं एग्जाम में ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे विश्व का पहला कंप्यूटर कहा गया, या ऐसा कौन सा मशीन है जिसे विश्व का पहला कंप्यूटर कहा गया? तो क्या होगा? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन को विश्व का पहला कंप्यूटर माना जा सकता है, ऐसा उस टाइम बोला गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा। लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। अब जो एनालिटिकल इंजन था, किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, है ना। उसमें क्या किया था? लेडी एडा अगस्ता ने पहला प्रोग्राम डाला, अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा गया। तो लेडी एडा अगस्ता को दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा गया, याद रखेंगे इसको भी। उन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी के आविष्कार का श्रेय भी था। तो लेडी अगस्ता के बारे में एग्जाम में आता है, पहले लेडी अगस्त को पहले क्या बोला गया? प्रथम प्रोग्रामर, और दूसरा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक भी लेडी अगस्त को दिया गया। उन्होंने क्या किया? लेडी अगस्त ने जो हमारे पास कंप्यूटर था, प्रथम कंप्यूटर जिसे माना था, उसमें उन्होंने प्रोग्राम डाला था। किसमें? एनालिटिक इंजन में। ठीक है, उसके बाद आगे और देखिए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आधुनिक विज्ञान का जनक कहा गया, इसीलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह भी कहा गया, ये भी याद रखेंगे। चार्ल्स बेबेज, नाम याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज, इसको क्या कहा गया? कंप्यूटर का पितामह। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने ही जो एनालिटिकल इंजन है, जिसको प्रथम कंप्यूटर माना गया, ये इनका निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इसको कंप्यूटर के जनक भी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंसस टेबुलेटर यहाँ पे देखिए। 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया, जो सेंसस टेबुलेटर है। सेंसस टेबुलेटर क्या था? विद्युत चलित यंत्र था। ठीक है, जिसका आविष्कार किया हरमन होलेरिथ ने। किसने किया? हरमन होलेरिथ ने। अब यहाँ पे देखते हैं आगे। प्रयोग अमेरिकी जनगणना, इसका प्रयोग क्या है? अमेरिकी जनगणना में किया गया। जो सेंसस टेबुलेटर है, उसका उपयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया? अमेरिका में जो जनगणना है उसके लिए किया गया। इन्हें कंप्यूटर के अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। ठीक है, तो सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार किसने किया? हरमन होलेरिथ ने किया, और इसका उपयोग सबसे पहले अमेरिका में जनगणना के लिए किया गया, और इसलिए हरमन होलेरिथ को उनके मेमोरी के रूप में पंच कार्ड का यूज़ किया, इसलिए उनका पंच कार्ड का आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, पंच कार्ड कागज़ का बना एक कार्ड है। पंच कार्ड होता क्या है? पंच कार्ड कागज़ का बना एक कार्ड होता है, जिसमें 5
पंचद्वार छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। पंच कार्ड रीडर द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे शादी का कार्ड होता है उस टाइप से एक पंच कार्ड होता था, उसमें छपा रहता था, उसी को क्या करता था, वो रीड करता था। पंच कार्ड में जो लिखा है उसी को जो सेंसस टेबुलेटर है वो रीड करता था। ठीक है, कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का उपयोग टेक्सटाइल उपयोग में कपड़ा बुनने की मशीन को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर से पहले, अब यहाँ पे देखो पंच कार्ड का उपयोग इससे पहले कर चुके थे। किसके लिए किए थे? जो कपड़ा बुनाई का जो मशीन है उसमें मशीनों के नियंत्रण के लिए, जैसे उसमें मशीन बहुत सारे डिज़ाइन बनाता है, साड़ी बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसकी मशीन के जो नियंत्रण है उसके लिए पंच कार्ड का उपयोग पहले किया जा चुका था। बाद में कंप्यूटर के लिए डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस सब चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा मार्क वन। ठीक है, मार्क वन सन 1937 से 1944 के बीच IBM का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्या होता है IBM का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हावर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क वन का नाम दिया गया। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, मार्क वन का नाम दिया गया किसको? जो प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र है, ठीक है, उसे मार्क वन का नाम दिया गया। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्या था इसमें? IBM। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC। अब यहाँ पे देखिए ABC क्या होता है। ABC, ए से एटना सॉफ्ट, बी से बेरी, सी से क्या होगा? कंप्यूटर, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ABC का फुल फॉर्म है। 1939 में जॉन एटनासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब यहाँ पे ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो याद रखेंगे, जॉन एटनासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने सबसे पहले संसार का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इन्हीं के नाम पर इसे ABC का नाम दिया गया। और नाम भी याद रख सकते हैं आप, ABC, ए से एटनासॉफ्ट, बी से बेरी और सी से क्या होगा? कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ENIAC बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ENIAC भी। ENIAC क्या होता है? देखिए, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ENIAC, ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक, एन से क्या होगा? न्यूमेरिकल, एंड आई से होगा इंटीग्रेटर, एंड ए से होगा एंड सी से क्या होगा? कैलकुलेटर। ठीक है, तो 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए, जो नॉर्मल वर्क होता था उसके लिए प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, मतलब टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसे ही क्या कहा गया? ENIAC कहा गया। ठीक है, और ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आगे बढ़ते हैं। इंडवैक के बारे में जान लेते हैं। इंडवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इससे पहले ENIAC बन चुका था, लेकिन उसमें क्या था, जो प्रोग्राम बना था उसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर पाते थे, मतलब उतने आसानी से चेंजेस नहीं होता था, परिवर्तन करना वहाँ पे क्या था, कठिन था। इससे निपटने के लिए वान न्यूमैन, याद रखेंगे किसने, वान न्यूमैन ने क्या किया, संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा ईडवैक का विकास किया। संग्रहित प्रोग्राम, जैसे हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं उसको कैसे संग्रहण करेंगे, इसकी अवधारणा वान न्यूमैन ने दिया और इस अवधारणा के तहत उन्होंने ईडवैक का विकास किया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग, देखिएगा। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका के वान न्यूमैन का है। क्वेश्चन आता है, आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो हम क्या करते हैं, जनरली चार्ल्स बेबेज का लगा देते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के जनक कहा गया उसे, इसलिए हम ऑप्शन देख के उसी को लगा देते हैं। लेकिन चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया था, इसलिए उनको कहा गया। लेकिन सर्वाधिक योगदान मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के क्षेत्र में काम किसने किया, डॉक्टर वान न्यूमैन ने किया। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान का क्वेश्चन आता है, किसने किया, डॉक्टर वान न्यूमैन का है। इन्हें डाटा और अनुदेशन दोनों को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। जो बाइनरी प्रणाली 0 और 1 उसको संग्रहित करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, डॉक्टर वान न्यूमैन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवैक, अब हमने इससे पहले पढ़ा था यूनिनैक, अब आते हैं यूनिवैक। तो यूनिवैक होता है, यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है इसका फुल फॉर्म, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया जाता था। जो यूनिवैक का यूज़ है कामकाज के लिए, जैसे व्यापार के लिए इसका यूज़ सबसे पहले किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर भी इसी को ही कहा जाता है, यहाँ पे लिखा देखिए, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक फर्स्ट का निर्माण 1954 में GEC, ठीक है, GEC का फुल फॉर्म क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर क्या है, तो इसमें आएगा यूनिवैक, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। इसका निर्माण किसने किया था, जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन GEC ने। कौन से सन में किया था, 1954 में इसका निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे देखो आपको चित्र दिख रहा है, इंटेल कोर 17 है ना। तो 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, ठीक है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जब आया उसके बाद ही माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हो गया, क्योंकि इससे पहले जो कंप्यूटर था बहुत ही बड़ा था, आकार में बहुत बड़ा था, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह इतने आसानी से नहीं ले जा सकते थे। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद से क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। तो कहा जा सकता है कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई, माइक्रो प्रोसेसर के आने से ही क्या हुआ, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई। अब यहाँ पे देखिए इंटेल, पेंटियम, सेरेरॉल तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड हैं। ठीक है, जैसे कुछ कंपनी है उसमें नाम क्या क्या है, इंटेल हो गया, पेंटियम हो गया, सेलेरॉन हो गया और AMD, ये सब क्या बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने का काम अभी वर्तमान में कर रही है। ठीक है, आगे आइए, अब देखते हैं एप्पल टू क्या होता है। देखो 1977 में प्रथम व्यापारिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया। कब किया गया, याद रखेंगे, कौन से सन में किया गया माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण, 1977 में। किसमें किया गया, 1977 में किया गया, याद रखेंगे। 1977 में प्रथम
व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल 2 का नाम दिया गया, और उस कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? एप्पल 2 नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब यहाँ पे कंप्यूटर का वर्गीकरण या कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा है इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे, कभी पीढ़ी से पूछ देता है, कभी उसके कार्य के आधार पर पूछ देता है, कभी उसकी बनावट के आधार पर पूछ देता है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर है ना। चलिए ठीक है, देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहला है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। तो कंप्यूटर बना तो उसके हार्डवेयर जो अंदर में छोटे छोटे सामान लगे उसके अनुसार कंप्यूटर को बांटा गया। दूसरा तरीके से किया कार्य पद्धति, वो कार्य कैसे करता तो उसके आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया। और तीसरा था आकार और कार्य के आधार पर। ठीक है, पहला क्या था? उसके हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर के अंदर में जो भी पार्ट्स लगा था उसके आधार पे कंप्यूटर को 5 भागों में बांटा गया। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। इस तरह से उसकी हार्डवेयर के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। ठीक है, और उसके कार्य पद्धति के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, और आकार और कार्य के आधार पर उसको 4 प्रकार से बांटा गया। आकार और कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, तो देखते हैं हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर प्रथम पीढ़ी या पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। तो ये 5 पीढ़ी में उसके हार्डवेयर के आधार पर नाम दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना? कार्य पद्धति मतलब उसके कार्य करने के तरीके के हिसाब से। ठीक है, तीसरा आकार और कार्य के आधार पर। अब उसके आकार और कार्य के आधार पर इसको फिर से 4 भागों में बांटा गया। पहला है मेन फ्रेश कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल के साथ आगे अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण में। तो देखिए सबसे पहले हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण यहाँ पे दिख रहा है आपको। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है ना, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं थी इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये कौन से सन के बीच हुआ? याद रखेंगे 1942 से 1955। ठीक है, 42 से 55 के बीच में पहली पीढ़ी का कंप्यूटर आया। याद रखेंगे आप लोग कौन से सन में, याद रखो 1942 से 1955। अब इसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब या इसी को वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया जिसे वाल्व भी कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे क्या चीज़? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, इसको ही वाल्व कहा गया। मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया हार्डवेयर के रूप में, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय भाषा, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किया जाता था। तीसरा पॉइंट है इसमें, डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। किसका यूज़ किया जाता था? पंच कार्ड का। और पेपर टेप का यूज़ किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट इसमें है कंप्यूटर का गणना समय या गति मिली सेकंड। मतलब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसमें उसकी गति कितने था? 1 ms इज इक्वल टू 10⁻⁻3। ठीक है, मतलब गति इसका मिली सेकंड में थी। याद रखेंगे किस में थी? मिली सेकंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों के लिए किया जाता था। मतलब उस पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना उसका उपयोग आम जनता के लिए अभी नहीं किया जाता, सिर्फ किसके लिए किया जाता था? वैज्ञानिक शोध करने के लिए और सैनिकों की कार्य में मदद करने के लिए। अगला पॉइंट है इसी में, ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। हाँ, और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था वो आकार में बहुत बड़ा था, ठीक है, और चूँकि आकार में बहुत बड़ा होने के कारण ये ऊर्जा खपत भी बहुत ज़्यादा लेता था। इसकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी और ये बहुत ही स्लोली काम करता है। अगर हम आज के ज़माने के कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं और पहले के ज़माने के कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो हम कंप्यूटर में काम करना छोड़ देंगे, इतना स्लोली ये काम करता था, ठीक है। इसमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक होती थी और ये बहुत ज़्यादा गलत भी हो जाता था, एरर बहुत जल्दी दिखा देता था। अतः इसका संचालन एक खर्चीली काम था, ठीक है, मतलब यूज़ तो किया जाता था लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा लगता था। निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे निर्वात ट्यूब का यूज़ किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती थी। निर्वात ट्यूब से क्या होती थी, जो वैक्यूम ट्यूब है उससे ऊष्मा उत्पन्न होती थी, तो वो उसके आसपास का क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, इसलिए उसको एसी या वातानुकूलित, ठीक है, एयर कंडीशनर स्पेस पे उसको रखना पड़ता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में एनिएक, देखिए यहाँ पे एनिएक, यूनिबैक तथा IBM, क्या क्या है, एनिएक प्रथम पीढ़ी में याद रखेंगे, एनिएक, यूनिवैक और IBM के मार्क 1 के उदाहरण है, ठीक है। और क्या है मार्क 1, मतलब एनिएक, यूनिवैक, IBM और मार्क 1 इसके उदाहरण है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के, याद रखेंगे प्रथम पीढ़ी में ये 4 ही चीज़ था। उसके बाद 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। लेकिन 1952 में ग्रेस हापर ने क्या किया, असेंबली भाषा मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार कर दिया, जिससे प्रोग्राम को लिखने में थोड़ी सी आसानी हो गई। तो ये रहा हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। अब हम आते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को एक बार याद करिए फिर से, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, आकार में बहुत बड़ा होता था, है ना। अब हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं। इसमें देखते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब। अब वहाँ पे देखो प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का हटा दिए, उसके जगह पे क्या ला दिए, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर ला दिए। क्या ला दिए, ट्रांजिस्टर। एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, बाद में उसको हटा के उसकी जगह क्या ला दिया गया, सेमीकंडक्टर। क्या ला दिया गया, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्की, मतलब कंपेयर करें निर्वात ट्यूब के से तो वो क्या था, ट्रांजिस्टर हल्का था और छोटे और कम विद्युत खपत वाले थे, ठीक है। मतलब वैक्यूम ट्यूब जो था उससे क्या था, जो ट्रांजिस्टर था वो हल्के थे, ठीक है, कम ऊर्जा खपत करता था और आकार में भी क्या था, इससे कंपेयर करें तो वैक्यूम ट्यूब से कंपेयर करें तो वो छोटा था, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी में अब क्या यूज़ हो गया, हाँ, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिख रहा है आपको चित्र में, ये ट्रांजिस्टर का चित्र है, ठीक है। अब इसमें देखो, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया। असेंबली भाषा की में प्रोग्राम लिखने के लिए निमानिक्स कोड का प्रयोग किया गया। याद रखेंगे आप लोग, द्वितीय पीढ़ी में निमानिक्स कोड का उपयोग किया गया असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। याद रखेंगे किसका यूज़ किया गया, निमानिक्स कोड का, ठीक है, जो याद रखने में सरल होते थे और ये इसको यूज़ करते थे ताकि इसको आसानी से याद किया जा सके। अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है, ठीक है। असेंबली भाषा में जो सॉफ्टवेयर है उसको तैयार करने में क्या होती थी, आसानी होती थी, क्योंकि उसको याद रखा जा सकता था। जो कोड है, कौन सा कोड को, न्यूमैनिक कोड को, ठीक है, निमानिक्स कोड को याद किया जा सकता था आसानी से, इसलिए आसानी से इसमें सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता था। उसके बाद देखिए, डाटा तथा
सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे मैग्नेटिक टैप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। इससे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई। अब भाई कंपेयर हम करेंगे किससे? प्रथम पीढ़ी से, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हो रहा था, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ हो रहा था। तो इसमें इसके गति में भी क्या हुई? तेजी आई, जिसे अब माइक्रो सेकंड, उसमें क्या किया जाता है? मिली सेकंड में यूज़ करते थे ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब उसका यूज़ माइक्रो सेकंड में मापा गया। ठीक है, किस में मापा गया? माइक्रो सेकंड में। तो यहाँ पे 1 म्यू एस इज इक्वल टू कितना हुआ? 10⁻⁶ सेकंड या 10⁻⁶ पर सेकंड। एक सेकंड का 10 लाखवां भाग। ठीक है। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो गया। अब यहाँ पे प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसमें क्या होता था? सिर्फ वैज्ञानिक शोध और सैनिक के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसका यूज़ अब किस में होने लगा? व्यवसाय में, व्यापार में और उद्योग में भी इसका यूज़ होने लगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया और द्वितीय पीढ़ी में ही क्या किया गया? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रारंभ किया गया। सॉफ्टवेयर में कोबोल, हाँ अभी आप यहाँ याद रखिए, ये कोबोल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना। ठीक है। सॉफ्टवेयर में कोबोल, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। कोबोल क्या है? एक लैंग्वेज है। कोबोल क्या है? एक लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में आता है कोबोल क्या है, ऑप्शन दे दिया रहता है। ठीक है। तो कोबोल क्या है? एक लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। और फोर्ट्रॉन ठीक है, फार्मूला, जिसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में IBM है ना, प्रथम पीढ़ी में भी IBM का योगदान था, तो द्वितीय पीढ़ी में भी क्या किया? IBM ने कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का आविष्कार इन्होंने किया। इससे प्रोग्राम लिखना और आसान हो गया। कंपेयर करेंगे हम प्रथम पीढ़ी से तो और आसानी से इसमें प्रोग्राम को लिखा जाने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ द्वितीय पीढ़ी के बारे में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ। अब यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी में क्या किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, लेकिन ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो कब हुआ? 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन वार्डिन विलियम साकले, किसने किया? जॉन वार्डिन विलियम साकले तथा वाल्टर ब्रेटर ने किया। अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन। अब यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर था उसमें क्या क्या मिला था? सिलिकॉन। ठीक है। क्या मिला था? सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है। सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है। उसके बाद आया तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर, अब हमने पहला प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर पढ़ा, द्वितीय पीढ़ी का पढ़ा। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है ना। अब यहाँ पे फिर से चेंजेस किया गया, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या ले लिया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या लिया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में IC क्या कहते हैं? IC भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका। ठीक है। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। पहले क्या किया? SSI और बाद में MSI का विकास हुआ। इसके एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। ठीक है। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड, अब यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी में ही हुआ, याद रखेंगे। जो कीबोर्ड होता है उसका आविष्कार किस में हुआ? द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है। कीबोर्ड, मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। बोर्ड की प्रयोग के कंप्यूटर, जिसे हम
अभी इनपुट आउटपुट आगे पढ़ेंगे है ना, तो इनपुट और आउटपुट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटपुट है में कीबोर्ड मॉनिटर का प्रयोग यहाँ पे किया जाने लगा। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर का डाटा निर्देशन डालना और आसान हो। देखो अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं होता तो हम कैसे कोई डाटा फिट कर पाते कंप्यूटर में, बहुत मुश्किल जाता है ना। तो कीबोर्ड का आविष्कार हो गया किसमें, तृतीय पीढ़ी में। कीबोर्ड का हुआ, मॉनिटर का हुआ, जिससे क्या हुआ, डाटा को आसानी से वहाँ पे संकलित किया जा सकता था। उसके बाद मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरण का विकास हुआ। रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। अब यहाँ पे रैम क्या होता है समझिएगा आप लोग, है ना, RAM। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे लिखा भी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि जिस भी कंप्यूटर का रैम जितना ज़्यादा होगा वो उसका ग्रहण क्षमता क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा किसी भी सिस्टम का या किसी भी मोबाइल का रैम अधिक होता है, उसमें ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, मतलब वो उतना ही अधिक डेटा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में और पॉइंट क्या क्या है, कंप्यूटर का गणना समय नैनो सेकंड। अब वहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, प्रथम पीढ़ी में मिली सेकंड हुआ, द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ, माइक्रो सेकंड हुआ। ठीक है, और तृतीय पीढ़ी में आते आते वो क्या हो गया, नैनो सेकंड हो गया। क्या हो गया, नैनो सेकंड, याद रखेंगे है ना, नैनो सेकंड में मापा जाने लगा। इससे कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता में और तेजी आई भाई, क्योंकि ये बहुत कम टाइम ले रहा है। शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रहा था, मिली सेकंड लिया, फिर माइक्रो सेकंड लिया, अब क्या लिया, नैनो सेकंड लिया तृतीय पीढ़ी में, है ना। कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। इसमें क्या हुआ, कंप्यूटर का व्यावसायिक और व्यक्तिगत उपयोग यहाँ पे चालू हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए उच्च स्तरीय भाषा में PL1 पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। तृतीय पीढ़ी में ही क्या हुआ, टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। पहले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग नहीं मिलता था, वो एक साथ मर्ज करके बना दिया जाता था, लेकिन बाद में ज़रूरत, क्योंकि उसको अब व्यक्तिगत रूप में यूज़ किया जाने लगा था तृतीय पीढ़ी में, तो हार्डवेयर को अलग से, सॉफ्टवेयर को अलग से, अगर कंप्यूटर में कहीं पर खराबी आती है तो वहाँ पर बनाने लगा था। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। जैसे जिसका भी कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती थी तो आवश्यकता अनुसार जो खराब है उसको वहाँ पे बदला जा सकता था। 1965 में DEC मतलब हो जाएगा डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8, ठीक है, प्रथम मिनी कंप्यूटर, प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP का विकास किया गया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास कौन से पीढ़ी में किया गया, तो आप लोग बताएंगे तृतीय पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तृतीय पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक का नाम दिया गया। ठीक है, ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में क्या, IC। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में किसका यूज़ करने लगा, IC। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर और तीसरे में क्या, IC। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे इसका हार्डवेयर क्या होते गया, चेंज होते गया। ठीक है, और IC में क्या क्या मिला रहता था, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, आगे आइए चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में आते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें देखेंगे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। अब यहाँ पे देखो जो IC था उसके जगह पे क्या यूज़ करने लग गए, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा
VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकंड। अब यहाँ पे देखो पहले में क्या हुआ था, मिली सेकंड, फिर माइक्रो सेकंड, फिर क्या किया गया था उसको, नैनो सेकंड। अब यहाँ पे क्या होगा, नैनो से और कम, पिको सेकंड। 1 पिको सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे समय लगा किसमें, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास हुआ। अब इससे पहले जो था, जो कंप्यूटर था, इस टाइप से टीवी जैसा कंप्यूटर बना था, किसे, द्वितीय पीढ़ी में इस टाइप से कंप्यूटर था, है ना, जो टेलीविज़न रहता था उस टाइप से जी। उसके बाद क्या हुआ, चतुर्थ पीढ़ी आया तो उसको आकार को और छोटा कर दिया और उसको आसानी से अपने हाथ में पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों के लिए किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास MI होप ने 1971 में किया। ठीक है, किसने किया, MI होप ने 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, व्यक्तिगत कंप्यूटर मतलब PC जिसको बोलते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर का विकास चतुर्थ पीढ़ी में हो गया। किसने किया था, और ये ME हॉप ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया जिसमें PC बनाने में बहुत ही आसानी हुई। कौन से सन में किया था, 1971 में किया था। किसमें किया था, 1971 में। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। अब यहाँ पे इससे पहले क्या होता था, चुंबकीय डिस्क का यूज़ होता था, टेप का यूज़ होता था, उसके जगह में अब क्या ले लिया, अर्धचालक, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर ने इसका स्थान ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गई। और मैंने इससे पहले बताया था कि रैम जितना ज़्यादा होगा कंप्यूटर में उतने ही ज़्यादा स्टोर करेंगे और वो उतने ही अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रैम की क्षमता में वृद्धि हुई जिससे कार्य और अत्यंत तेज़ी से होने लगा। लैन और वैन का विकास हुआ और इसी पीढ़ी में किसका विकास हुआ, लैन और वैन का भी विकास इसी पीढ़ी में हुआ। उसके बाद देखिए समांतर कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC कहा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे पर्सनल कंप्यूटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, चतुर्थ पीढ़ी में हुआ, एग्जाम में आता है। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर का उपयोग को और सरल बना दिया। ठीक है, तो ग्राफिकल का भी यूज़ इसी में होने लगा चतुर्थ पीढ़ी में। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, ठीक है, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, MS-DOS क्या होता था, पहले डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS-DOS का यूज़ किया जाता था। अब खैर उसका स्थान MS वर्ड ने ले लिया जिसमें एक्सेल, पावर पॉइंट और आपके वर्ड है ना, ये सभी आ जाते हैं। तो पहले MS-DOS से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भाषा पे आते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा जो हम पढ़ते थे ना, C++ ऐसा, तो वहाँ पे क्या हो गया, C भाषा का विकास हुआ जिससे प्रोग्रामिंग और सरल हो गया। चतुर्थ पीढ़ी में C भाषा का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। ठीक है, अब उस भाषा को क्या किया गया, मानकीकरण किया गया ताकि उस भाषा को हम जितने भी कंप्यूटर हैं सब में चलाया जा सके। ठीक है, तो ये तो था चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखेंगे। अब हम आते हैं इसके कुछ रोचक तथ्य। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर के कुछ रोचक तथ्य क्या है, देख लेते हैं। मूर के नियम के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरण की संख्या दोगुनी हो गई। ठीक है, हर 18 माह में जो चिप था उसकी संख्या क्या हो गई, दोगुनी हो गई। किसने कहा, मूर ने। और
ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि ULSI का जो एक चिप था उसमें 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना जा सकते हैं। कितना? 1 करोड़। ULSI के एक चिप से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जा सकता था चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, अब आगे आते हैं 5वीं पीढ़ी या पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे देखते हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। ठीक है, इसका विकास हुआ, माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने वाले योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिसका गणना क्षमता अत्यधिक तीव्र तथा अधिक था। ठीक है, अब हम हाथ में लेके कंप्यूटर को यहाँ वहाँ घूम के अपना काम कर सकते थे। उसके बाद देखिए मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा कंप्यूटर का। अब तो हम कंप्यूटर में सब कुछ कर सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं और तरह तरह के वर्क हम कर सकते हैं। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान, अब यहाँ पे जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब खैर ये तो बाद में आया, लेकिन इंटरनेट से क्या हो गया, जो मेल करना हो गया, इससे सूचना का आदान प्रदान क्या हो गया, बहुत ही आसानी से पंचम पीढ़ी में होने लगा था। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क CD है ना। अब यहाँ पे देखो उस टाइम में क्या था, ऐसा कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखने के लिए CD किसका यूज़ करते थे, CD का, या फिर DVD का। ठीक है, या ब्लू रे डिस्क का विकास हुआ, जिसकी भंडारण क्षमता क्या होती थी, अत्यधिक उच्च थी। ठीक है, जैसे कोई भी फाइल है हमारे पास, तो फाइल को किसमें स्टोर करके रखते थे, CD में या फिर DVD में, उसको हम क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे। उसके बाद देखिए 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को और तीव्र कर दिया गया। अब यहाँ पे 2 प्रोसेसर को जोड़ दिया और क्या कहते हैं, उसकी गति को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, अब यहाँ पे देखो नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या हो गया, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ठीक है, एग्जाम में कोई पूछ देता है कि WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे हम क्या करते हैं, सर्च मारते हैं। ठीक है, इंटरनेट की सहायता से। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा सूचना राजमार्ग, इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हुआ पंचम पीढ़ी में ही। और उसके बाद नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान, जो नए कंप्यूटर बने उसमें कृत्रिम ज्ञान, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का प्रयास चल रहा है, ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। मतलब जैसे अभी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑटो करेक्शन का ऑप्शन वहाँ पे डाल दिया गया था, ताकि कहीं पे अगर कुछ गलती हो रहा है तो थोड़ा बहुत गलती होने पर वो क्या कर लेता था, ऑटो करेक्शन कर लेता था। आवाज़ को पहचानता था। ठीक है, आवाज़ को पहचाने, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाए। रोबोट के निर्माण में, रोबोट को चलाने में कंप्यूटर का यूज़ किए जाने लगे। कौन सी पीढ़ी में, पंचम पीढ़ी में, याद रखिए। मैग्नेटिकल बबल मेमोरी का प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। जो मैग्नेटिकल बबल मेमोरी है, अब यहाँ पे देखो पहले क्या करते थे, CD DVD यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे क्या किया गया, उसको मैग्नेटिकल बबल मेमोरी का यूज़ किया गया, जिससे उसके भंडारण में क्या हो गई, वृद्धि हुई। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर को जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया था। ठीक है, पोर्टेबल मतलब जिसको हम आसानी से क्या कर सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे, मतलब आसानी से हम उसको कैरी कर सकते थे। ठीक है, जिससे क्या हो गया, कंप्यूटर को जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया, मतलब जितने भी, चाहे वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो, यातायात हो, सभी क्षेत्र से क्या कर दिया था, 5वीं पीढ़ी में सभी फील्ड में उसको जोड़ दिया गया था।
अब इसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट या रोचक तथ्य के बारे में देख लेते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में आलू के चिप्स के आकार पर के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दे दिए गए। अब यहाँ पे इसको चिप क्यों बोला गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो आलू का चिप बनाते हैं ना हम लोग, पोटैटो चिप, उसके आकार का इंटीग्रेटेड सर्किट था, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया था, चिप बोल दिया गया था। ठीक है, किसके कारण, क्योंकि वो आलू के जो पोटैटो है उसके चिप अपन कटिंग करते हैं, उसके जैसा ही क्या था, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसका आकार उतना बड़ा था, इसलिए उसको क्या बोल दिया, चिप बोल दिया। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये तो था हमारे 5 पीढ़ी। अब आते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। किसमें आते हैं, अगली पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें क्या है, पहला है नैनो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर ट्यूबस जिनका व्यास 1 नैनोमीटर, कहने का मतलब 1×10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है। मतलब ये फ्यूचर की बात करें कि ऐसा हो सकता है, के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो कंप्यूटर में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया गया। ये अभी बना नहीं है, ये फ्यूचर में इसकी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर। विद्युतीय किरणों की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे तीव्र गति वाले कंप्यूटर का विकास का प्रयास चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है, इसलिए अभी इसमें अभी काम चल रहा है। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ की क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर में मेमोरी को बीट से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, मेमोरी को बीट से मापा जाता है। ठीक है, इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे कि 1 बाइट इक्वल टू कितना MB होता है, ये सब है ना, या 1 MB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। तो आगे बढ़ते हैं। DNA कंप्यूटर, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, DNA कंप्यूटर ये भी अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है ना। इसमें जैविक पदार्थ जैसे DNA या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित प्रोसेस किया जा सकता है, जिसे बायो कंप्यूटर भी कहा गया है। अब यहाँ पे देखो, DNA से अगर हम DNA से कंप्यूटर बना दिए, तो इसका मतलब है कि जिसका DNA मैच करेगा, DNA आप जानते हैं ना, जिसका DNA मैच करेगा उससे ही वो कंप्यूटर खुलेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहा गया, बायो कंप्यूटर कहा जाता है। और ये हो सकता है फ्यूचर में बने, और कुछ हद तक अभी बन चुका है। जैसे मोबाइल अभी आ गया है, तो मोबाइल में क्या होता है, फिंगरप्रिंट हो गया, और लैपटॉप में भी अभी क्या हो गया, फेस से ही पासवर्ड खुलता है। तो बहुत कुछ विकास अभी हो गया है, और फ्यूचर में और ज़्यादा इसमें मॉडिफाई होने के चांसेस है। उसके बाद देखिए केमिकल कंप्यूटर। इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है। केमिकल कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, रासायनिक गुणों व सांद्रता के उपयोग के लिए इसका यूज़, केमिकल का यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको केमिकल कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, या कहा जाएगा। तो ये तो हमारा हुआ उसकी हार्डवेयर के आधार पर। अब आते हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कार्य पद्धति के आधार पर देखते हैं, तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांटा गया, जैसे हमने सामने पहले बताया था। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला प्रकार एनालॉग कंप्यूटर। पहला प्रकार क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो समय के साथ लगातार परिवर्तन होने वाली भौतिक राशियाँ में एनालॉग राशि कहते हैं, जैसे तापक्रम, दाब, विद्युत वोल्टेज आदि। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यधिक धीमी होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या हो, तो बहुत ही स्लोली चलता है, इसलिए इसको अभी बाहर कर दिए हैं। बाहर मतलब कोई यूज़ नहीं करता है। एक साधारण घड़ी, वाहन का गति मीटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण, कंप्यूटिंग के उदाहरण है। एक जो नॉर्मल घड़ी होता है
है ना, या वाहन की गति के लिए जो मीटर लगा होता है, ऐसा ऐसा वाला मीटर बोला, ऐसा कांटा वाला मीटर, ठीक है, वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटिंग होता है, या एनालॉग कंप्यूटिंग के उसके उदाहरण हैं, ठीक है। अभी तो क्या होगा, जैसे गाड़ी में ऐसा डिजिटल आ गया है, 1 2 3 ऐसे चलता है, तो ये एनालॉग है जिसमें कांटा रहता है, और जिसमें नंबर लिखा है वो क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं डिजिटल के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं, जैसे 1 2 3 की 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे दिखाते हैं ना कि, तो इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलते हैं, तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा का निरूपण बाइनरी 0 या 1 से किया जाता है। इनकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं, जिसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता था कि 1 2 3 इस टाइप से नंबर आता था ना, और एनालॉग में क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा कांटा रहता था। तो यहाँ पे हाइब्रिड, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। दोनों को मिलाने से क्या बना, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण रूप है, जिसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेत का उपयोग होता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग का होता है, और गणना के लिए या प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज़ होता है, डिजिटल का यूज़ होता है, ठीक है। तथा इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, कहाँ पे किया जाता है, अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान आदि में किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया, और जैसे सैनिक लोग हो गए, और विज्ञान के जैसे साइंटिस्ट लोग हो गए, ये सब किसका यूज़ करते हैं, डिजिटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आकार और कार्य के आधार पर। ये तो हम इससे पहले पढ़ रहे थे, वो क्या था, ये कार्य पद्धति, मतलब कार्य पद्धति का 3 भागों में बांटा गया। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीनों समझ आ गया। एनालॉग क्या होगा, जिसमें से सुई का कांटा रहेगा। डिजिटल में क्या होगा, जो अंक दर्शाएगा। और हाइब्रिड क्या होगा, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आकार और कार्य के आधार पर देखते हैं। पहला हमारे पास प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है, जो सभी डाटा और अनुदेशन को स्टोर करता है। उपयोगकर्ता डम टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है, तथा केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, तथा डाटा प्रोसेस करने की गति तीव्र होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, अतः इसे मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा गया, ठीक है। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाती है। इसमें सामान्यतः 32 या 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। कितना किया जाता है, 32 या 64 बीट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा आप लोग, और बहुत ही इजी है। उसके बाद देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर के उपयोग। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रेल आरक्षण, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग क्या है, जो बड़े बड़े कंपनी होती है, वो रेलवे आरक्षण, जैसे हम रेलवे का टिकट कटाते हैं, उसके रिजर्वेशन के लिए, रक्षा में जैसे मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं उस टाइम, अनुसंधान जैसे कोई भी शोध कार्य होता है वहाँ पे, अंतरिक्ष विज्ञान में, है ना, जैसे अभी बताया कि मिसाइल हम क्या कहते हैं, लॉन्च कर रहे हैं, या अंतरिक्ष में हम मौसम की जानकारी है, वो सब चीज़ के लिए किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, मिनी मतलब छोटा। ये आकार में क्या होगा, आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं।
मिनी कंप्यूटर क्या होगा, मेन फ्रेश कंप्यूटर से छोटे, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से क्या होगा, बड़े, क्योंकि माइक्रो क्या होता है, मिनी से छोटा होता है, और है ना। इसका आविष्कार 1965 में हुआ। कब हुआ, 1965 में। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने, इससे पहले हमने और इसको रिपीट किया था, है ना। इसमें एक और अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें जो मिनी कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा किया जाता है या हो सकता है। यहाँ पे जो भी वहाँ पे डाटा है उसका आदान प्रदान यहाँ पे किया जा सकता है। अब इसके उपयोग, मिनी कंप्यूटर के उपयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी अनुसंधान आदि में, है ना, इसका उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, देखिए, किसी उपकरण जैसे टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा छोटा कंप्यूटर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है जो उस उपकरण को कार्य करने को सरल बनाता है। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज आपके यहाँ एक वॉशिंग मशीन है, क्या है, वॉशिंग मशीन है ना। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन में हम क्या कर देते हैं, बटन को चालू कर देते हैं, टाइम सेट कर देते हैं कि ये 5 मिनट तक चले। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम सेट कर रहा है ना, और 5 मिनट तक ही वो रोटेट होगा, 5 मिनट बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक बंद होगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर यूज है, तो उसी को बोल रहा है एम्बेडेड कंप्यूटर। ऐसा नहीं कि एम्बेडेड बोल दिया है या कंप्यूटर वर्ड आ गया तो एक कंप्यूटर जैसा होगा, उसमें क्या होगा, CPU होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होगा, कोई भी मशीन को उसके कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करती है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। जैसे अपन मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जैसे हम अलार्म भर देते हैं, तो अलार्म भर देते तो वो निश्चित समय पर ही क्या करता है, अलार्म बजता है, तो वो भी क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर के एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे फ़ैन, जब हम सीलिंग फ़ैन या कोई भी फ़ैन हम यूज़ करते हैं, तो फ़ैन जब क्या होता है, चलता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर, रेगुलेटर से क्या करते हैं, उसको कम ज़्यादा, उसके फैन की जो गति है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे राउंड राउंड घुमा घुमा के, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, भाई हम काम तो यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन स्पीड इसका कम ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, एम्बेडेड कंप्यूटर है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा, मिनी कंप्यूटर से छोटा होता है और छोटा। इसका विकास 1970 से प्रारंभ हुआ जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। किसका, CPU में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा। अब CPU क्या होता है, याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखेंगे। CPU का फुल फॉर्म क्या है, C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग एंड U फॉर यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। किसमें, CPU में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया था। किसने किया था, IBM कंपनी ने। इसमें 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ALSI ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गया। देखो उसका आकार में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर कम, जो कंप्यूटर है उसका आकार और छोटा हो गया, लेकिन काम ज़्यादा आ गया, मतलब वो ज़्यादा काम करने लगा। छोटा, उसका आकार छोटा किए और काम उसमें ज़्यादा देने लगा वो, ठीक है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर की उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया। कई माइक्रो कंप्यूटर को संचार के माध्यम द्वारा आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर को अगर जोड़ दिए तो एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया जा सकता है, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट तथा स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। तो जो हम नॉर्मली अभी यूज़ करते हैं वो सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार हैं।
अब इसमें हम थोड़ा सा रोचक तत्व देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं कुछ इसमें क्या नया मिलता है हमको। देखिएगा, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अब जो भारत का बेंगलुरु शहर है उसको सिलिकॉन वैली कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली कहा गया। ठीक है, क्योंकि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट में चिप जो होता है उसमें क्या लगता है? सिलिकॉन लगता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो वहाँ पे क्या हो गया? कंप्यूटर का अधिक मात्रा में निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सिलिकॉन वैली। तो एग्जाम में आ सकता है। सिलिकॉन वैली कौन से शहर को कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है, याद रखिए। अब आते हैं इसके उपयोग। माइक्रो कंप्यूटर के उपयोग देख लेते हैं। घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसका माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग। अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। ठीक है, पर्सनल से आप समझ रहे हो व्यक्तिगत, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर है ना। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को और कहा जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाले पीसी वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही है। जो हम यूज़ करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर ही है। इससे कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं। सिस्टम यूनिट में सीपीयू, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। यह छोटे आकार का सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया है कंप्यूटर है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता। जो पर्सनल कंप्यूटर है तो उसमें 10 लोग एक साथ काम नहीं कर सकता। जैसे माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर में एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। इसी कारण से इसको क्या कहा गया है? पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि भाई व्यक्तिगत यूज़ कर सकता है एक बार में, एक साथ 10 लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की क्षमता वाला होता है। पीसी को टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से आपस में इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। टेलीफोन से या मॉडेम से। मॉडेम मतलब कोई भी इंटरनेट जैसे जिसमें कनेक्ट करते हैं, है ना, उसको मॉडेम बोलते हैं। उसकी सहायता से इसको इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। कुछ प्रमुख पीसी निर्माता, अब यहाँ पे हम कुछ प्रमुख पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाले कंपनी कौन कौन से हैं? IBM, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक, ठीक है, जेनिथ, HCL, HP, ये सब क्या है? कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे उपयोग। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग क्या है? पीसी का विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रहण, प्रकाश आदि अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है। पीसी का विकास 1981 में हुआ, जिससे माइक्रो प्रोसेसर 1980-88 का प्रयोग किया गया। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर उसकी क्षमता बढ़ाई गई तथा इसे PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, PCXT का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया, याद रखेंगे। 1984 में नई माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पीसी को PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। वर्तमान पीढ़ी के सभी पर्सनल कंप्यूटर को PCAT ही कहा जाता है। जो अभी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसको क्या कहते हैं? PCAT ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्क स्टेशन, अब यहाँ देखिएगा वर्क स्टेशन क्या होगा? यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विकास भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, जो वर्क स्टेशन है। ठीक है, उपयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्र में वास्तविक परिस्थिति को उत्पन्न कर उनका अध्ययन करने के लिए वर्क स्टेशन
का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, नोटबुक, कंप्यूटर या लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में आप सभी जानते ही हैं। लैपटॉप क्या होता है? यह नोटबुक के आकार का छोटा सा कंप्यूटर होता है। अपने कॉपी के जैसे हम जो नोटबुक पकड़ते हैं ना, उसी के आकार का होता है लगभग। इसे ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जा सकता है। लैपटॉप को हम सूटकेस में भर लिए, बैग में डाल लिए और कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर है, जो नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसकी जितनी भी विशेषता है वो लैपटॉप में भी मिलेगा। चूँकि इसका उपयोग गोद पर रख कर किया जाता है, इसलिए इसको लैपटॉप भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको लैपटॉप क्यों कहा गया? क्योंकि हम जो नोटबुक, कंप्यूटर या लैपटॉप है ना, उसको हम गोद में रख कर भी हम काम कर सकते हैं, इसलिए उसको लैपटॉप कहा गया। ठीक है, लैपटॉप का विकास एडम ऑसबर्न द्वारा 1981 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडम ऑसबर्न। ठीक है, याद रखें, किसके द्वारा? एडम ऑसबर्न के द्वारा 1981 में किया गया था। इसमें एक मोड़ने योग्य LCD मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव और अन्य पोर्ट रहते हैं। विद्युत के बगैर कार्य कर सकने के लिए इसमें चार्ज की जाने वाली बैटरी का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, जो पर्सनल कंप्यूटर में जैसे लैपटॉप हुआ है ना, लैपटॉप को पहली चीज़ इसके हम जानते हैं लैपटॉप में कि इसको चार्ज करने के लिए अलग से बैटरी लगा रहता है कि हम कहीं दूसरी जगह गए तो घर से चार्ज करके ले गए, वहाँ पे यूज़ कर लिए। ठीक है, इसमें CD डालने के लिए जगह रहता है। ठीक है, कीबोर्ड इसी के अंदर रहता है और इसको हम क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं? फोल्ड करके एक नोटबुक जैसा बना सकते हैं, इसलिए इसको नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, इसी में इसका टच पैड भी रहता है, माउस, जिसको हम अलग से जैसे पर्सनल कंप्यूटर में माउस का यूज़ करते हैं, इसमें अलग से माउस की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे टच पैड रहता है, वहाँ पे हम उसको माउस के जैसा यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इसे इंटरनेट द्वारा भी जोड़ा जा सकता है। हाँ, और वाईफाई या ब्लूटूथ के द्वारा हम इसको बता सकते, इंटरनेट से हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, सामान्य लैपटॉप लिथियम आयरन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है लैपटॉप में किसका यूज़ किया जाता है, तो किसका यूज़ किया जाता है? लिथियम आयरन बैटरी का। ठीक है, लिथियम आयरन बैटरी, आयरन मतलब Fe। ठीक है, लिथियम और आयरन का यूज़ इसमें किया जाता है लैपटॉप में। ठीक है, उसके बाद आइए नेटबुक। अब यहाँ पे हमने नोटबुक तो देखा, अब ये नेटबुक क्या होता है देखिए। यह नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया जाता है। नेटबुक का आकार व वजन लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है तथा प्रोसेसिंग स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। ठीक है, नेटबुक शब्द की उत्पत्ति इंटरनेट तथा नोटबुक शब्द के मिलने से हुआ। नेटबुक द्वारा इंटरनेट से जुड़ने वाले, वर्ल्ड वाइड वेब www पर सर्चिंग करने वाले, ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने, सोशल मीडिया का प्रयोग करने, मीडिया तथा ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने आदि काम के लिए आसानी से नेटबुक का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं टैबलेट कंप्यूटर। अब यहाँ पर टैबलेट के बारे में आप सब जानते हो, छोटा सा कंप्यूटर जैसा ही रहता है, मतलब जो काम कंप्यूटर करता है वो भी वैसे ही करता है। ये एक मोबाइल के आकार का होता है, ये मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है बस। टैबलेट एक ऐसा छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड या माउस का प्रयोग नहीं होता। इसमें इनपुट के लिए स्टाइलस, पेन या टच स्क्रीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टैबलेट में हम टच स्क्रीन से सब काम कर सकते हैं। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है, इंटरनेट से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। इसका प्रयोग स्मार्टफोन की तरह भी किया जाता है। एक मोबाइल फ़ोन जो होता है स्मार्टफोन, ठीक है, उसके जैसा भी हम टैबलेट का यूज़
कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी में, चूँकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, अतः इसलिए इसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, हैंड हेल्ड कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, टैबलेट को ही हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, एप्पल कंपनी, जो एप्पल कंपनी आईपैड टैबलेट कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ठीक है, जो आईपैड होता है फ़ोन, आईपैड वो पूरा पूरा कंप्यूटर जैसा काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आते हैं पॉम टॉप। पॉम टॉप ये क्या है, देखते हैं। पॉम टॉप यह बहुत ही छोटा कंप्यूटर है। पॉम टॉप भी क्या है, कंप्यूटर है, लेकिन बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जा सकता है। कीबोर्ड की जगह इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट का कार्य लिया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, है ना, तो यहाँ पे पॉम टॉप में क्या करते हैं, हम उसको बोल कर लिख सकते हैं। बोलेंगे ऑटोमेटिक उसमें लिखाते जाएगा पॉम टॉप कंप्यूटर में। पीडीए पर्सनल डिजिटल असाइनमेंट पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इस फ़ोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है। इसे फ़ोन के जैसा, जैसे मोबाइल फ़ोन होता है नॉर्मल, उसके जैसा भी हम इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो सब जानते हैं, मोबाइल सबके पास है। स्मार्टफोन एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन मुख्यतः एक फ़ोन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के कुछ कार्यों तथा इंटरनेट के प्रयोगों करने के लिए किया जा सकता है। स्मार्टफोन का उपयोग एक हाथ से किया जा सकता है। स्मार्टफोन है वो एक हाथ से चला सकते हैं, 2 उंगली से चलाते हैं हम, है ना। जब टैबलेट या पीडीए को दोनों हाथ से चलाना पड़ता है। ठीक, स्मार्टफोन, टैबलेट तथा पीडीए हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाता है, और क्योंकि इसको हम हाथ में पकड़ के ही चलाते हैं इसलिए इसको हैंड हेल्ड डिवाइस भी कहते हैं। उसके बाद देखिए लैपटॉप, नेटबुक, टैबलेट तथा पीडी में अंतर। अब इसमें अंतर क्या है देख लीजिए। कंप्यूटर तकनीक में हो रहे विकास और उपकरण के आकार में अब कमी आई है। इन उपकरणों के बीच के अंतर को कम करने के लिए उपकरण के बीच एक छोटा सा रेखा खींच पाना अत्यंत कठिन हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर का मोबाइल संस्करण है। इसमें कीबोर्ड, माउस तथा स्पीकर उपकरण के साथ ही बना होता है। लैपटॉप में ये सब होता है कि उसी के अंदर कीबोर्ड रहेगा, उसी के अंदर माउस रहेगा, उसमें स्पीकर भी रहेगा, गाना बजाने के लिए सब कुछ रहता है। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी विशेषताएं रहती हैं, हालांकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, इसमें जो उसकी स्टोरेज क्षमता होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर की तुलना में कम होती है, लेकिन आसानी से कंप्यूटर जैसा ये काम कर सकता है मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो। नोटबुक लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है। इसका वजन अपेक्षाकृत कम होता है तथा इसे साथ में लेकर घूमना आसान होता है। इसके मॉनिटर स्क्रीन का आकार 12 से 15 इंच तक हो सकता है, या अभी तो उससे भी बड़ा बड़ा भी आ गया है और बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, 15 इंच से भी बड़ा हो सकता है। नेटबुक कंप्यूटर को मुख्यतः गतिमान अवस्था में इंटरनेट तथा उससे जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसे प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता के लिए अपेक्षा नेटवर्क स्पीड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके मॉनिटरिंग स्क्रीन पर आकार 10 से 14 इंच तक हो सकता है। नेटबुक का सामान्यतः ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं होता। इसमें कोई ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं होता, किसमें, नेटबुक में। टैबलेट की बात करते हैं तो टैबलेट कंप्यूटर का कीबोर्ड तथा माउस का प्रयोग नहीं होता। टैबलेट तथा निर्देश डालने के लिए स्टाइलिश या टच स्क्रीन तथा वर्चुअल की बोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। लैपटॉप, नोटबुक तथा नेटबुक का प्रयोग गोद में रखकर किया जाता है, जबकि टैबलेट कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन का प्रयोग पकड़कर किया जाता है। ठीक है,
अब आते हैं हम सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर जो होता है अत्यंत तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता मेमोरी वाला होता है। मतलब सुपर कंप्यूटर के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर को निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ, ठीक है, उसमें एक दो नहीं हजारों प्रोसेसर को एक साथ समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, अतः इन्हें मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मल्टी यूज़र कंप्यूटर, ठीक है। मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी किसको कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर विश्व में सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? विश्व का सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर है, याद रखेंगे, जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है, ठीक है। यह प्लॉटिंग पॉइंट का तात्पर्य कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए किसी भी कार्य से है जिसमें भिन्न संख्याएं फ्रैक्शन नंबर भी शामिल हो। वर्तमान सुपर कंप्यूटर की गति पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? 1 पेटा फ्लॉप्स इज इक्वल टू होता है 10⁻15 फ्लॉप्स, ठीक है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का श्रेय अमेरिका को जाता है, ठीक है। किसको जाता है? अमेरिका। किसने? के रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी, CRAY, क्रे। विश्व का प्रथम कंप्यूटर CRAY, क्रे रिसर्च कंपनी, क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना सिमोर क्रे ने की थी। किसने किया था? सिमोर क्रे ने किया था। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? तो सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? सिमोर क्रे, ठीक है, याद रखेंगे, सिमोर क्रे सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता है। उपयोग, अब यहाँ पे देखते हैं सुपर कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान और डिज़ाइन के लिए, पेट्रोलियम उद्योग में तेल के भंडारों का पता लगाने के लिए, वायुयान और ऑटोमोबाइल उद्योग में डिज़ाइन करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान में, मौसम विभाग में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, रक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल परीक्षण करने के लिए यूज़ किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर का। भारत में कंप्यूटर या भारत में सुपर कंप्यूटर, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत का जो सुपर कंप्यूटर था परम, याद रखेंगे, भारत में परम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDAC किसने किया था? याद रखेंगे, CDAC मतलब सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पूना, ठीक है। परम कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। परम 8000 CDAC द्वारा विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। तो पहला सुपर कंप्यूटर क्या है पूछेगा, क्या बोलोगे? परम 8000। परम 8000 क्या है? भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण 1991 में हुआ। कौन से सन में हुआ इसका निर्माण? 1991 में, ठीक है। इसके निर्माण का श्रेय CDAC के निर्देशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। अब CDAC जो कंपनी है उसके निर्देशक जो डायरेक्टर थे डॉक्टर विजय भास्कर को इसका श्रेय जाता है। परम पदम सुपर कंप्यूटर का निर्माण, अब यहाँ पे उसके बाद परम पदम
सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है वो 2003 में किया गया, जिसकी गणना क्षमता 1 टेराफ्लॉप्स है, यानी कि 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। ठीक है, 1 खरब, आप सोच सकते हो 1 खरब मतलब कितना तेजी से काम करता है। 1 सेकंड में वो 1 खरब की गणना कर सकता है। परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में हुआ। उसके बाद देखेंगे परम युवा 2 सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2013 में किया गया, जो सीडेक द्वारा विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे याद रखेंगे परम युवा 2। ठीक है, परम युवा 2 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसकी गणना क्षमता 500 टेरा फ्लॉप्स है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देश अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। देखो 5 देश के पास इस टाइप से कंप्यूटर हैं। किसके पास, पहला अमेरिका के पास, दूसरा जापान के पास, तीसरा भारत के पास और चीन और इजराइल के पास। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुपम। अनुपम क्या है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क, ठीक है, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा क्या किया गया, अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास किया गया। सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग का फुल फॉर्म हो गया एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, हैदराबाद द्वारा DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया गया। ठीक है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नाल मतलब नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था। याद रखेंगे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर क्या है, फ्लो सॉल्वर। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर के शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोवा को पराजित किया था। यह 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब ये बोल रहा है कि जो विश्व चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन था गैरी कास्परोव, उसको कंप्यूटर ने हरा दिया था। उसको क्या किया था, कंप्यूटर ने हरा दिया। ठीक है, मतलब इतना तेज़ी से कंप्यूटर का दिमाग चलता है, जो विश्व चैंपियन को भी हरा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।